अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। 22 अगस्त को अल्ताफ हुसैन की पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान यानी कि डॉक्टर फारूक सत्तार इन कंपनी ने कहा कि अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा लंदन से, वहां से ना तो मशवरा लिया जाएगा ना तो उनके अहकामात सुने जाएंगे। और इसके बाद से लेकर आज तक बार बार यह सवाल होता है एमक्यूएम पाकिस्तान से कि क्या यह लाताल्लुकी जेन्युइन है या सिर्फ एक दिखावा है और टोपी ड्रामा है। यह भी सवाल एमक्यूएम से किया जाता है कि क्या अगर अल्ताफ हुसैन अब पार्टी के कायद नहीं है और लंदन से या अल्ताफ हुसैन से किसी किस्म की मशवरे नहीं लिए जाएंगे, मुकम्मल लाताल्लुकी होगी, तो इसके बगैर एमक्यूएम कहां खड़ी होगी? क्या मुहाजिर कौम में मकबूल होगी? क्या उतने वोट ले सकेगी जितने माजी में वोट लिए? इस पर बहस भी होती रहती है और एमक्यूएम से सवाल भी होता रहता है। लेकिन कल अल्ताफ हुसैन यानी कि एमक्यूएम के बानी कायद की सालगिरह के मौके पे जो एमक्यूएम के कन्वीनर हैं नदीम नुसरत साहब, उनके कुछ अहम बयान सामने आए। उन बयानात में से चंद मैं आपके सामने रखता हूं। इनमें से कुछ ऐसे बयान भी थे जो कि एक दफा फिर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ थे, पाकिस्तान फौज के खिलाफ थे। नदीम नुसरत साहब ने सालगिरह के मौके पर कहा, बानी एमक्यूएम अपनी जात में एमक्यूएम है, इनके बगैर एमक्यूएम कुछ नहीं। मुहाजिरों को कायदे तहरीक से और कायदे तहरीक को मुहाजिर अवाम से कोई अलग नहीं कर सकता। यह भी नदीम नुसरत साहब का कहना था। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कहा गया कि एस्टैब्लिशमेंट एमक्यूएम को खत्म करने के दर पे है। एमक्यूएम को कुचलने के लिए हर दौर में ऑपरेशन किया जाता रहा है। तो एक बड़ा तवील दौर था, मेरे ख्याल से नदीम नुसरत साहब ये याद नहीं कर पा रहे कि मुशर्रफ साहब के साथ वो थे, वफे भी थे, सूबे में भी थे। तो ये कहना कि हर दौर में एमक्यूएम को कुचलने की साजिश की जाती है या एस्टैब्लिशमेंट एमक्यूएम के खिलाफ होती है, मेरे ख्याल से ये फैक्चुअली बात इनकरेक्ट है। यह भी कहा गया कल इस बयान में कि हम फौज या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, हम पर जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला बंद किया जाना चाहिए था। अगर आप फौज और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है तो क्या वजह है कि बार बार बयानात आते हैं, फौज के खिलाफ आते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। और अब जो 22 अगस्त की स्पीच थी उसके बाद हमने देखा है कि सूरत हाल ने एमक्यूएम को और खासतौर पर लंदन के जो रहनुमा है उनको कहां पर लाके खड़ा कर दिया। बहरहाल एमक्यूएम का इजलास हुआ इसके बाद और आज एमक्यूएम ने एक शॉर्ट ब्रीफ जो है एलामिया जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो गुज़िश्ता रोज लंदन से बयान जारी हुआ था उससे एमक्यूएम पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार उन्होंने इस बयान से किया है। इस पर भी हम बात करेंगे और हमें इसके लिए ज्वाइन किया है पीएसपी के सीनियर रहनुमा रजा हारून साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे एमक्यूएम के सलीम शहजाद साहब वाया स्काइप। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सलीम शहजाद साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। रजा हारून साहब, आपकी जमात की तरफ से बार बार यह कहा गया है कि सारा टोपी ड्रामा है, ये लाताल्लुकी मुमकिन ही नहीं है कि लंदन से अहकामात ना लिए जाएं या लंदन की बात ना सुनी जाए। लेकिन आज जो ये बयान आया था कल जो नदीम नुसरत साहब का, उसको तो मुकम्मल डिसओन किया है एमक्यूएम ने और ऐसा लगता है कन्फ्रंटेशन है। लंदन कुछ और कहता है और यहां से फिर जवाब कुछ और आता है। सब एक ही बात है शहजाद, मैं तो हैरान भी नहीं हूं, ना मैं सरप्राइज्ड हूं, ना मैं कंड हूं। ये इशू ही नहीं है। और इसमें तो हमारा, अगर आप 22 तारीख के बाद से स्टांस देख लें, चाहे हमारे स्टेटमेंट्स देख लें, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, मीडिया के साथ इंटरेक्शन देख लें, आपके साथ प्रोग्राम आप जाके रिवाइंड करके देख लें, हम तो यही बात कह रहे थे, यही चलता रहेगा। ये कंफ्यूज रखेंगे, ये इशू ही नहीं है। हम तो दोबारा स्ट्रेस अपॉन कर रहे हैं। मेन इशू था 22 तारीख का क्राइम सीन, 22 अगस्त का क्राइम सीन आउटसाइड कराची प्रेस क्लब, जहाँ अल्ताफ हुसैन साहब ने नारे लगाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जहाँ उन्होंने दहशतगर्दी की हिदायत दी, उकसाया और दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उसके नीचे में तोड़ फोड़ हुई, दहशतगर्दी हुई, आग लगी, एक बंदा अपनी जान से गया। यह है इशू 22 तारीख का। इसको रिजॉल्व करना है। इस पर मुकदमा बन जाता, इस पर कोई कार्रवाई होती, इस पर आइन और कानून को हरकत में लाया जाता, तो उसी रोज़ इस बात का फैसला हो जाता कि कौन मुल्क का गद्दार है, कौन मुल्क का वफादार है। लेकिन चूंकि प्रोलॉन्ग किया गया एक ड्रामे की शक्ल में, एक ड्रामे को जवाब बनाकर 1 महीना उस ड्रामे में इस इशू को डाइल्यूट किया गया, डाइवर्ट किया गया, अटेंशन किसी और तरफ भेज दी गई, तो लिहाजा हम लोग सारे के सारे मेन इशू को भूल गए। आज उन्होंने एक और ड्रामा कर दिया। अब ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है शहजाद। टाइमिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप 22 अगस्त को चले जाएं तो 22 अगस्त को कश्मीर की जिद्दोजहद, कश्मीरियों की जिद्दोजहद उरूज पर थी। सड़कों पर थे हजारों लाखों कश्मीरी, अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे थे। ये ड्रामा हो गया 22 अगस्त को, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान और हमारी खारजा पूरी टीम जो है, वजारत खारजा की पूरी टीम, वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर लॉबिंग कर रही है,
वो असम्बली से खिताब कर रहे हैं, और वो खिताब क्या कर रहे हैं, वो लोगों को, पूरी दुनिया के अक़वाम को ये बता रहे हैं, अवेयर करा रहे हैं कि किस तरह भारत कश्मीर के अंदर जारियत कर रहा है, हमारे कश्मीरी माओ बहनों भाइयों पर जुल्म कर रहा है, वहाँ शहादतें हो रही हैं, वहाँ लोगों को पाबंद सलासिल किया जा रहा है, उन पे जुल्म हो रहा है, और हमारे वज़ीर आज़म और हमारी खारजा टीम जो है लोगों को ये बता रही है, इंटरनेशनल कमेटी को, किस तरह भारत की बराह रास्त मुदाखलत है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान और कराची में। जब वो कराची कहते हैं तो उनका इशारा MQM होता है। आज हम डिस्कस ये कर रहे हैं ना, डिस्कशन आज था नहीं, ये तो उन्होंने बात करके शहजाद आपको मजबूर कर दिया कि आज जो डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, यही वो अटेंशन डाइवर्जन है जो इंडिया चाहता है, जो इंडिया चाहता है थ्रू MQM पाकिस्तान के मीडिया के अंदर, पाकिस्तान के मीडिया को एक ऐसा इश्यू दे दे कि आज के रोज, वज़ीर आज़म की तकरीर के रोज हम उसके कंटेंट पर बात कर रहे होते हैं, हम कराची के अंदर टेररिज्म को डिस्कस कर रहे होते हैं, मुझे एक बात बता दें कि मैं सवाल कर रहा हूं कि हमें एक लंदन की तरफ से बयान नजर आता है और कराची MQM पाकिस्तान जो है उसको डिसोन करती है, तो आप समझते हैं ये मतलब ये भी एक ड्रामेबाजी है, ये भी मतलब मुकमुका हो रहा है कि वहां से एक ट्वीट आएगा जिसमें हम कहेंगे नहीं हमारे कायद आज भी अल्ताफ हुसैन है, मुहाजिर कौम कुछ भी नहीं अल्ताफ हुसैन के बगैर, और फिर यहां से जवाब आ जाएगा नहीं हम तो आपके बयान को मानते नहीं। ये ड्रामेबाजी हो रही है आप कह रहे हैं। खुदा के वास्ते इस खेल के अंदर जो कि MQM लंदन और पाकिस्तान है, खुदा के वास्ते इससे महाजिर कौम को अलग रख के गुफ्तगू करें। महाजिर कौम ये नहीं कर रही, ये MQM लंदन और पाकिस्तान एक सोची समझी पार्टनरशिप के तहत कंफ्यूज रखे हुए हैं, इसलिए कि 22 अगस्त का केस बराह रास्त अल्ताफ हुसैन और उन माविनीन फैसिलिटेटर्स पर बनता है जो इस वक्त उस भूख हड़ताली कैंप पर मौजूद थे, और वो MQM का भूख हड़ताली कैंप था, वो MQM का प्लेटफॉर्म था, मुकदमे बनने चाहिए थे, आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी। खुदा के वास्ते, मैं फिर कह रहा हूं, खुदा के वास्ते महाजिर कौम को इस इशू में डिस्कस ना किया करें प्लीज। नहीं, अब अगर लंदन से बात होती है कि हम महाजिर कौम के लिए खड़े हुए हैं, MQM पाकिस्तान भी ये कहती है और आप भी ये कहते हैं, तो हम तो सब डिस्कस करेंगे, वो तो फिर कौम ने फैसला करना है कि हमारे साथ कौन खड़ा है। महाजिर कौम ने तो नहीं कहा था ना शहजाद भाई, महाजिर कौम ने तो नहीं कहा था ना कि पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाओ, महाजिर कौम ने तो नहीं कहा था ना कि दहशतगर्दी की वाक़यात करो, महाजिर कौम ने तो सिर्फ वोट दिया है। तो आप खुदा के वास्ते, मैं आपसे तो कोई नहीं कह रहा, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं। ठीक है, मुझे अगर एक लम्हा दे, मैं उस करारदाद पे भी आता हूं जो आज सिंध असेंबली में पेश की गई है, वतनी पे शक ना किया जाए। ठीक है रजा साहब। सलीम शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सलीम साहब, जो मैंने आपका पिछले दिनों इंटरव्यू सुना था, आपने कहा था मैं पाकिस्तान आऊंगा और मैं MQM पाकिस्तान का हिस्सा हूं जो कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब इस वक्त लीड कर रहे हैं। तो ये जो बयान आया है कल नदीम नुसरत साहब का, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या जो बातें उन्होंने की है कि बानी कायद MQM की जो जात है वो खुद MQM है और मुहाजिर अल्ताफ हुसैन के बगैर कुछ नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये कि जरा मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि एक छोटी सी जो आपका इंट्रो था उसमें आप इस चीज की जरा सा थोड़ी सी तफसील कर लें। आपके मुंह से शायद ये निकल गए फारूक सत्तार एंड कंपनी। देखिए, फारूक सत्तार एक पार्टी के सरबराह हैं और उनके साथ जो लोग हैं वो यकीनन एक मैंडेट रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फारूक सत्तार एंड कंपनी नहीं बल्कि फारूक सत्तार उनके रफा सरकार। आपको आवाज आ रही? जी जी, मुझे आवाज आ रही है, आप बोलिए। मेरे मुंह से नहीं निकला था, मैंने डेलिबरेटली कहा था फारूक सत्तार एंड कंपनी, क्योंकि उसके बाद वही मंजर आम पर आ रहे हैं। खैर, आपका नुक्ता नजर मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है जी। दूसरी बात यह कि देखें, बयान देने का हक को हासिल है। ये लंदन है, यहाँ पर आज़ादी राय का इजहार करने का हक हासिल है। हर आदमी अपनी बात का इजहार कर सकता है और कर रहा है। एक बयान फारूक सत्तार ने दे दिया और मैं समझता हूँ कि वो काफी है। मैंने आज भी एक ट्वीट से मैंने कहा कि अब उनको फारूक सत्तार भाई को डिसोन करना पड़ेगा, न सिर्फ नदीम नुसरत बल्कि नदीम नुसरत के साथ जो और भी लोग हैं उनको डिसोन करना पड़ेगा और एक वाज़ा पॉलिसी बना देनी पड़ेगी अवाम के लिए, महाजरों के लिए, कारकुनान के लिए, जिम्मेदारों के लिए कि अब सिर्फ MQM पाकिस्तानी MQM है। फारूक सत्तार या तो सरबराह हैं या कन्वीनर हैं, जो कुछ भी है, फारूक सत्तार ही हैं, उनके जो कार हैं, जो उनके साथी हैं, वो उनके साथ। मैं समझता हूँ कि इस बयान की कोई अहमियत नहीं है। बाकी उसमें जो उन्होंने नदीम नुसरत में जिन चीज़ों की निशानदेही की वो बिल्कुल सही है। महाजरों के साथ जुल्म हुआ, ज्यादतियाँ हुई हैं, महाजरों के साथ जो सलूक किया गया वो गलत था और बहुत जुल्म हुआ है। और एक बात जरा आप और सलीम साहब,
आप वैसे तो कहते हैं कि आप फारूक सत्तार साहब को सपोर्ट करेंगे इस कॉज में, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुकम्मल ला ताल्लुकी करनी पड़ेगी और एक वाज़े पॉलिसी देनी पड़ेगी। क्या करने की जरूरत है मजीद फारूक सत्तार साहब को, या जो एमक्यूएम पाकिस्तान है उसको ये स्टैब्लिश करने के लिए कि कोई डाउट ना रहे कि अभी तक लंदन से हमारे कनेक्शन है? क्या करने की जरूरत है? इस्तीफा दे दें असेंबलियों से? देखिए, उनको वाज़े तौर पर ये करना पड़ेगा, उनको वाज़े तौर पर ये बयान देना पड़ेगा और देना चाहिए कि अल्ताफ हुसैन साहब का एमक्यूएम से कोई ताल्लुक नहीं है। और वो तो कह चुके हैं ना, गालिबन ये बात तो कर चुके हैं। वो कहते हैं आइन से भी हमने नाम हटा दिया उनका, तो बस अब हटा दिया अब उनको। और उनको ये उन्होंने को भी ये बयान देना पड़ेगा कि जो यहाँ के कन्वीनर है वो कन्वीनर नहीं, अब उनका कोई ताल्लुक एमक्यूएम से नहीं, कन्वीनर का भी ताल्लुक एमक्यूएम से नहीं। अभी उन्होंने जो आइन में तरमीम की उसके मुताबिक अगर कन्वीनर पाकिस्तान में होंगे तो फिर उनके फैसले माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं माने जाएंगे। रजा हारून साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ये सब बहस, और मैं इंक्लूडिंग मीडिया इस बहस में लग जाता है लंदन पाकिस्तान, लेकिन जो असल मसला है पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी का, पाकिस्तान के खिलाफ बयानात का, आज भी ये कहा गया है कि एस्टैब्लिशमेंट हमें कुचलने की कोशिश कर रही है। इस बयान की तरफ से तवज्जो हट गई है, तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए सलीम शहजाद साहब उन बयानात को लेकर? देखिए, बयान के बाद तो सब कुछ हो गया ना, सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने कर लिया। लोग भी गिरफ्तार हो गए, जेलों में भी हैं, मुकदमात भी कायम हो गए उन पर, पाबंदी भी लग गई है खिताबात पर। मैं समझता हूँ कि हर वो काम कर लिया जो अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब अगर कोई ये चाहता है, कुछ लोग बस खत्म, मतलब और अब जाने दे, बाकी कुछ नहीं करें। मतलब अल्ताफ हुसैन साहब ने जो नारेबाजी की थी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में? जो हुआ काफी है। आप देखें ना, आपके पास देखिए अल्ताफ हुसैन साहब तो पाकिस्तान में तो नहीं ना, लंदन में बैठे, तो आपके पास एक फोरम है। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक आप अपने नुमाइंदे को भेजें। यहाँ स्कॉटलैंड यार्ड है, यहाँ मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, यहाँ आकर के मुकदमात कायम करवाएं, यहाँ पर उनसे दरख्वास्त करें। जो एक स्टेट टू स्टेट का जो तरीक़ाकार होता है उसको करें। ये आपके पास हक है, आप करें, आपको किसी ने मना नहीं किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जो लोग वहाँ बैठे हुए थे उन्हें तकरीर से पहले ये तो नहीं पता था ना कि ये नारा लगने वाला है, ये बयान आने वाला है। अब अगर वहाँ पर बैठे हुए लोगों ने अचानक की बात सुन ली और आपने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया, उनको मुकदमात भी कायम कर दिए, तो अब तो एनएफसी है ना, अब उनको कम से कम मौका तो देना। जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, एक फारूक सत्तार को आपने 22 अगस्त से, फारूक सत्तार उनके साथियों को 22 अगस्त से आपने एक तरक्की के घुमा के रखा। आप उनको टाइम दें, थोड़ा 2, 3, 4 महीना, 6 महीना टाइम दें, वो देखें टाइम दें। लेकिन देखें, चीजें तो सियासी जमात तो पाकिस्तान में थी ना। अगर यहाँ पे भत्ताखोरी हुई है, खालें जमा हुई है, टारगेट किलिंग हुई है, तो इसका भी हिसाब किताब जिससे लेना है वो तो लेना पड़ेगा ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि ठीक है इसके बाद अलग हो गए तो आप सबको माफ कर दें। हाँ, नहीं, मैंने ये बात नहीं की। आप अगर मेरे बात को ट्विस्ट करने की कोशिश करें, मैंने ये बात नहीं की। मैंने तो एक बात की कि जो बात उन्होंने की, जिन लोगों ने सुनी, उनको आपने गिरफ्तार कर लिया, जेलों में भेज दिया, मुकदमात कायम कर दिए। अब जहाँ तक है भत्ताखोरी, जहाँ तक खाले छीनने का मामला, जहाँ चाइना कटिंग, ये सारी चीजें आपके पास है, सबूत और शवाहिद मौजूद हैं, लोगों के नाम आपके पास मालूम है, मुकदमात कायम करें, उनको जेलों में डालें। ठीक है सलीम साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा, रजा साहब आप भी हमारे साथ रहेगा। मुझे एक ब्रेक शाम प्रोग्राम में, इसके बाद हम मजीद इस इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। रजा हारून साहब और सलीम शहजाद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। रजा हारून साहब, ये फरमाइएगा, अभी आपने भी इस चीज का जिक्र किया कि जो असल इशू है, जो पाकिस्तान के खिलाफ बात भी है, उस पर एक्शन होना चाहिए, फोकस भी उस पर होना चाहिए। तो इस हवाले से आज सिंध असेंबली में करारदादें भी पेश हुई हैं। पीटीआई, फंक्शनल लीग, इन्होंने करारदाद ये लेकर आए, पीपल्स पार्टी। आपके ख्याल में इससे कोई फर्क पड़ेगा और मजीद क्या किया जा सकता है? अगर इतने दिन गुजर गए हैं और कोई ठोस एक्शन हमें नहीं नजर आया, क्या किया जा सकता है? और शहजाद, ये एक्शन लेना होता है, वफाकी हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट का एम्बिट है हाई ट्रीजन एक्ट को इन्वोक करना, जो है सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का काम है। ये कोई आम शहरी या कोई सूबाई हुकूमत इसको कर नहीं सकती। नंबर 1 बात ये। नंबर 2 बात ये कि उस रोज़ नारे कैंप पे नहीं लगे, लंदन से लगे। कैंप पे सुनोगे टेलीफोन इस्तेमाल हुआ, क्राइम सीन कराची है। जब डॉक्टर इमरान फारूक की मर्डर की FIR कराची के रहने वाले के खिलाफ
इस्लामाबाद में कट सकती है, जब लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दाखिल हो सकती है और पाबंदी यहाँ से लग सकती है उनके खिताबात के ऊपर, तो फिर इसके हवाले से भी यहाँ FIR कट सकती है। तो ये तो कोई जवाज़ या कोई आर्गूमेंट है नहीं कि वो लंदन में बैठे हुए हैं। जो लंदन में तो उस वक्त ही बैठे थे। अच्छा, डॉक्टर साहब का मर्डर तो कराची में, पाकिस्तान में हुआ भी नहीं, वो तो लंदन में हुआ था, उसके बावजूद FIR कटती है। नंबर एक बात ये। दूसरी बात ये देखें, उनकी लीडरशिप कहाँ जाती है, MQM पाकिस्तान क्या है, MQM लंदन क्या है, इससे हमें इंटरेस्ट क्या है? हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उनका इंटरनल मैटर है। फारूक सत्तार जाने, नदीम नुसरत जाने, का इंटरेस्ट तो है ना, क्योंकि देखें आप लोगों ने पहले दिन से आके अल्ताफ हुसैन को अटैक किया है। अगर अल्ताफ हुसैन माइनस हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर आपका हेड ऑन कंपटीशन विद MQM पाकिस्तान होगा। अल्ताफ हुसैन माइनस हो गए फिर तो PSP के लिए मैटर तो करता ही है। कर लें, देखते हैं ना, कर लें, इनकी ख्वाहिश है, कर लें। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, तो हमें तो कोई इशू नहीं है ना। ये तो उनका इंटरनल मैटर है शहजाद। व्हाट्स माय कंसर्न? मेरा तो कंसर्न है जो हर पाकिस्तानी का कंसर्न है कि व्हाई शुड वी, हम 22 अगस्त को क्यों भूल जाएं? 22 अगस्त को एक्शन का ये तो कोई नहीं है कि कोई पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए तो उसके बाद उसकी रिपरकशन ये है कि उसके बाद लाताल्लुकी हो जाए पार्टी से। वो तो पार्टी का मैटर है। पाकिस्तान का आइन और कानून तो इससे बड़ी बात करता है। पाकिस्तान का आइन और कानून तो उसके अंदर कुछ और सजाएं तजवीज करता है। पाकिस्तान और आइन और कानून के फैसले अदालतों में होंगे, पार्टी का सरबराह नहीं करेगा। समझते हैं जो जुर्म कमिट हो जाए, क्राइम कमिट हो जाए, कोई फाउल प्ले हो जाए, उसका फैसला अदालत में होता है। पार्टी का सरबराह थोड़ी करेगा बैठ के किसी जुर्म का फैसला। हारून साहब, इसमें कमाल है यार, अब अजीब बात कर रहे हैं। इसमें अल्ताफ हुसैन के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए या जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए थे, चाहे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हो या ख्वाजा आजाद साहब हो, इनको भी? शहजाद भाई, क्राइम सीन है 22 अगस्त का। वो क्राइम सीन ये है कि लंदन से खिताब हो रहा था, कराची में क्राइम सीन जो है वो MQM का भूख हड़ताली कैंप है। उस क्राइम सीन के अंदर फारूक सत्तार समेत MQM की पूरी राब्ता कमेटी के सीनियर लोग बैठे हुए हैं और अवाम भी बैठी हुई है। इस क्राइम सीन को अदालत भेजें, अदालत फैसला करेगी। मैं और आप टीवी टॉक शोज में नहीं करेंगे। कोई एक्सपर्ट जिसको लॉ का पता ही ना हो वो आके यहाँ राय नहीं देगा। माफी मेरे और आपके कहने से नहीं कि फिर जेलों में जितने लोग हैं ना बेचारे, उनसे कहें कि वो इलेक्शन जीत लें, जैसे जैसे इलेक्शन जीतते जाएं उनको छोड़ते चले जाएं। ये थोड़ी क्राइटेरिया होता है कि मेरे पास मैंडेट है तो मैं जो जुर्म करूंगा उसकी मुझे आजादी है। फॉर गॉड से आइन और कानून इंसाफ का तरीकाकार ये होता है क्या? सही। तो आप समझते हैं फैसिलिटेटर्स और अबेटर्स को भी साथ ही शामिल करना चाहिए, ये भी शामिल आइन और कानून के मुताबिक क्राइम सीन को आप भेज दें कोर्ट्स में, अदालतों में, अदालतें फैसला करेंगी। शहजाद, मैं और आप मुझे अगर आप मौका दें, ठीक है। सलीम शहजाद साहब, ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके अलावा रजा हारून साहब पहले कह चुके हैं, इनकी जमात कह चुकी है जी, ये पहले भी कह चुके हैं कि इस्तीफा देना चाहिए और फिर फ्रेश मैंडेट लें अगर वाकई लाताल्लुकी हुई है। सलीम शहजाद साहब, नहीं देखें किससे फ्रेश मैंडेट लें। मैं तो पहली बात तो ये कहता हूं कि देखिए जो भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें ये हकीकत है कि अल्ताफ हुसैन का नाम इस्तेमाल करके और नाम दे करके लोगों ने वोट दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके अलावा लोगों ने महाजरों को वोट दिया, अपने नुमाइंदों को वोट दिया, ये उनके नुमाइंदे हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि फारूक सत्तार इस ऑप्शन पे भी गौर करें, इस ऑप्शन पे भी गौर कर लें कि सारे MNAs MPs को और सेनेटर्स को जो है वो इस्तीफा दिलवा लें। ठीक है, मैं समझता हूँ कि कोई गलत बात नहीं है, करा लें, बिल्कुल अच्छी बात है, नए मैंडेट के साथ आए। लेकिन उसके बाद सही, आप समझते हैं कि नए मैंडेट के साथ आना चाहिए। तो आप कब ज्वाइन कर रहे हैं, आप कब पाकिस्तान आ रहे हैं? कोई आपने कहा था कि मैं फारूक सत्तार के साथ खड़ा हूं, तो कोई राब्ता हुआ है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से या किसी और रहनुमा से? जी, मेरा राब्ता है और मैं एक बात आपको बता दूं कि देखिए दो चीजें हैं। एक तो आप लोग नदीम नुसरत को इतनी अहमियत दे रहे हैं। नदीम नुसरत 2013 में अमेरिका से 16 साल बाद आए। 2013 सर, हम नहीं दे रहे, मेरे ख्याल से आपके कायदे ने उनको कन्वीनर बनाया है। जब भी जानशीन की बात होती है उन्हीं का नाम लेते थे। अहमियत दे रहे हैं ना आप, उनके बयानात को अहमियत दे रहे हैं ना आप, उनके बयानात को अहमियत दे रहे हैं। क्योंकि आपके जो नए लीडर हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, उन्होंने भी यही कहा है कि वो आज भी हमारे कन्वीनर हैं, लेकिन उनके फैसले पर अमल जब होगा जब वो पाकिस्तान में होंगे तो वो भी कन्वीनर मानते हैं। आइन में से उनका नाम नहीं निकाला बतौर कन्वीनर। वो गलत है। उनको जो है वो ये इस बारे में जो है उनको डिसोन करना पड़ेगा।
कन्वीनियर जो है चाहे पाकिस्तान में हो या लंदन में हो, लेकिन अगर कन्वीनियर एमकेएम का है तो एमकेएम पाकिस्तान। तो जब तक वो कन्वीनर उनके नाम के आगे लगेगा तो उनके बयान की अहमियत तो रहेगी ना मीडिया में। ऐसे तो मैं भी राब्ता कमेटी का मेंबर आज से कहना शुरू कर दूं कि मैं भी राब्ता कमेटी का मेंबर हूँ, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत सारे लोग आकर के कह देंगे कि मैं मेंबर हूँ। बात ये नहीं, बात देखें शहजाद भाई, बात दरअसल ये है कि एक तकरीर हुई, तकरीर से पहले तो वहां लोग बैठे हुए थे, उनको पता नहीं था कि ये तकरीर होने वाली। एक तकरीर हो गई, लोगों ने सुन लिया, ठीक है, आपने पाबंदी लगा दी, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास अदालतें हैं, आपके पास कोर्ट है। मुझे थोड़ा सा एक और इशू पे मुझे ये बात करनी थी सलीम शहजाद साहब, अब आपसे अगर मौका मिला, ये कब आपकी दूरियां कितने अरसे से एमक्यूएम से, चाहे वो लंदन हो या पहले तो 22 अगस्त के पहले तो सब एक ही था। जिस जमाने में ये पीएससी के जितने ओहदेदारान हैं वो छोड़ के जब गए थे या निकाले गए थे, जो कुछ भी था, ठीक है ना, उसी जमाने में मैं भी जो है वो छोड़ के चला, यानी मैं बाकायदा मैंने छुट्टी ले ली थी कि अब मैं फिलहाल मैं अवेलेबल नहीं। और मैं 2016 दो चीजें हैं जी, 2016 में मैं फिर थोड़ा बहुत जाना शुरू हुआ हूँ ऑफिस, वरना मैंने 3 साल तक मैं नहीं, मेरा कोई ताल्लुक, मैं एक्टिव बिल्कुल। वही क्योंकि मैं सुन रहा था आपने 2-3 इंटरव्यूज में कहा कि 3 साल से मेरा एमक्यूएम से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जो प्रोटेस्ट होते रहे हैं लंदन में, जैसे 10 डाउनिंग के बाद जो प्रोटेस्ट था अल्ताफ हुसैन साहब की तस्वीर नशर ना करने पे, उसमें आप वहां पे मौजूद थे। पीटीआई के रहनुमा फैसल वावडा साहब जब एहतजाज करने लंदन पहुंचे थे तो सामने एमक्यूएम की तरफ से जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें सलीम शहजाद साहब आप भी मौजूद थे, तो ये 22 अगस्त से पहले आप एमक्यूएम के साथ थे। मैं 2016 की बात कर रहा हूँ, मैं 2016 के अवाइल की बात कर रहा हूँ, या 2015 का एंड होगा या 2016 का, लेकिन मैं एक अलामती तौर पर क्यों आप इस दौरान तो रॉ से मुतल्लिक बड़ी खबरें आती रही हैं एमक्यूएम के हवाले से, तो फिर क्यों आपने 2016 में एमक्यूएम वापस ज्वाइन कर लिया, वापस अपनी रुकनियत बहाल करवा ली? उससे पहले आप जब दुबई में थे आपने बयान दिया था और आपने वो बयान डॉक्टर फारूक सत्तार और आमिर खान के हवाले से दिया था कि मैं उनके खिलाफ बात करूंगा और मैं उनके खिलाफ तफसीलात बताऊंगा, ये सब आपने बातें की। बिल्कुल, आज भी ये कहता हूँ, और मैं इसलिए आ गया था दोबारा कि शायद मेरे दोबारा आने से, मेरे एंट्री होने के बाद से शायद जो पिछली माजी में जो कुछ लोगों ने किया है शायद वो चीजें सही हो जाए। और आप देखें कि मैं सिर्फ एक आध मुजाहरे में, एक आध प्रोटेस्ट में मैं हुआऊंगा एज ए गुड जस्टिस के तौर पर, ठीक है ना, मैं आया हूँ, लेकिन मैं बाकायदा कोई कहीं पे काम नहीं कर रहा था और ना मैंने कोई ओहदा। जैसे तो मतलब आप अपनी जमात को डिफेंड करने आए थे, आप अल्ताफ हुसैन को डिफेंड करने आए थे ना, कि उनके पोस्टर्स और उनके जो स्पीचेस हैं उन पे बैन लगाया गया था, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए थे ना, आप तो उनको सपोर्ट करने आए थे। नहीं जनाब, ये वो मुजाहरे नहीं थे, ये वो मुजाहरे नहीं थे, ये आप अगर अपने कौन से मुजाहरे में थे आप कॉल करें तो पहले के मुजाहरे थे, ये पहले के मुजाहरे थे। और मैं उस जमाने में मैं बिल्कुल गया था एज ए गुड जस्टिस, मैं एमक्यूएम का कारकुन है, मैं गया था बिल्कुल। अच्छा, बीच में आपने जो बयान दिया था जिसमें आपने कहा था आमिर खान और डॉक्टर फारूक सत्तार के हवाले से भी आप बात करेंगे, तफसीलात बताएंगे, लेकिन आज आप उन्हीं डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ काम करने के लिए तैयार है, ये कैसे तब्दीली हुई? नहीं, मैंने फारूक सत्तार का नहीं माना, मैंने ना किसी का नाम नहीं दिया था, मैंने कुछ लोगों का नाम लिया था कि एमक्यूएम में कुछ लोगों, उनके मुताले में आपसे बात करूंगा, मैं करूंगा। मैं जब पाकिस्तान आऊंगा मैं खुल के बात करूंगा, मैं बहुत सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, मैं भी बहुत दूर बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना। और कोई आदमी ये नहीं चाहता कि इतनी दूर लंदन जैसे मुल्क में रह रहा हो। किस किस्म की बातें बताएंगे आप? रॉ से ताल्लुकात के हवाले से तफसीलात बताएंगे, डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से बताएंगे, क्या चीजें बताएंगे? शहजाद ये कबल अज़ वक्त है, कहना कि मैं क्या बताऊंगा। जब मैं आऊंगा तो बहुत कुछ बताऊंगा। रज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सलीम शहजाद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस वक्त जो कशीदगी नजर आ रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और खास तौर पे जो इसमें इंडिया के वुज़रा और इंडिया के जो मीडिया का किरदार है वो आपके सामने रखेंगे, किस किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी हो रही है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो रद्द अमल दिया था नदीम नुसरत के बयानात के हवाले से, सिर्फ लाताल्लुकी का इजहार किया था, लेकिन अब आपको बड़ी खबर देते हैं। जो अहम इजलास एमक्यूएम का जारी है उसमें यह फैसला किया गया है कि नदीम नुसरत जो कि कन्वीनर है राब्ता कमेटी के, उनको फारिग किया जाएगा। और सिर्फ नदीम नुसरत को फारिग नहीं किया जाएगा, उनके साथ जो सीनियर रहनुमा है एमक्यूएम लंदन के, वासे जलील, मुस्तफा अजीजाबादी, कासिम रजा, इन तमाम लोगों को राब्ता कमेटी से फारिग किया जाएगा। यह अहम फैसला किया है एमक्यूएम पाकिस्तान ने आज के इजलास में। इजलास इस वक्त भी जारी है।
अब आते हैं पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जो अहम इस वक्त इशू है कश्मीर का, वो हमने देखा पाकिस्तान ने इस दफा इरादा किया था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में जाके इस इशू को उठाएंगे, आलमी दुनिया को बताएंगे कि किस किस्म के मजालिम इंडिया की तरफ से हो रहे हैं। और एन उस वक्त हमने देखा कि उरी में जो है दहशतगर्दी का वाकया होता है, 17 सोल्जर्स जो हैं फौजी भारतीय वो इस अटैक में मारे जाते हैं। और इसके बाद वही होता है जो हमेशा हर अटैक के बाद होता है, इंडिया का प्रोपेगेंडा। अटैक अभी खत्म नहीं हुआ लेकिन इल्जामात पाकिस्तान पर डाल दिए, इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं लेकिन तमाम इल्जामात इस अटैक के पाकिस्तान पर डाले। और इसमें सिर्फ जो वुज़रा है इस वक्त हुकूमत के वो शामिल नहीं है, इंडियन मीडिया भी उसी तरीके से शामिल है। जिस किस्म का जहर उगला जा रहा है मिनिस्टर्स की जानिब से, मीडिया की जानिब से, वो तमाम चीजें हमारे सामने, उसकी चंद चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर हो या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं और क्या लहजा अपनाया हुआ है ये झूठा प्रोपेगेंडा करने में, जरा सुनिए। देश की एकता को एक बहुत बड़ा चुनौती हमारे पड़ोसी देश की तरफ से हुई है। आतंकी हमलों का सहारा सीमा पार से जो ताकतें हैं वो अभी भी ले रही हैं। पहले भी भारत ने इनका ऐसे हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है और आज की घटना इस बात के लिए हमें तैयार करती है कि आगे के लिए हमें और हमारी सुरक्षा फोर्सेस को और भी तैयार होना पड़ेगा। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. पाकिस्तान तो हमेशा इस किस्म के जो एक्टिविटीज हैं या जो टेररिज्म है उसको डिसोन करता रहा है, लेकिन इंडिया, जैसे अभी डोवल साहब बार बार कह रहे थे कि एक ऐसा हमला हुआ तो बलूचिस्तान के साथ क्या होगा, नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड जो है मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि स्टेट किस तरीके से मदाखलत कर रहा है पाकिस्तान में। और इंडियन मीडिया इससे भी दो हाथ आगे है। इंडियन मीडिया इस वक्त ये ख्याली पुलाव बना रहा है कि किस किस्म का अटैक पाकिस्तान पे होना चाहिए, सर्जिकल अटैक होना चाहिए, क्रॉस बॉर्डर होना चाहिए, जंग कर लें, क्या कर लें। ये बेतुकी बातें, ये प्रोपेगेंडा उस वक्त हो रहा है जब ये दोनों ममालिक जो है वो न्यूक्लियर पावर है। तो आप समझ सकते हैं किस किस्म का खतरनाक खेल इस वक्त इंडिया खेल रहा है और इंडियन मीडिया जो है इसमें बढ़ चढ़ के उनका साथ दे रहा है। जरा कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इंडियन मीडिया की जो इस वक्त लैंग्वेज है, जो जबान है, जलती पे तेल का काम कर रहा है और कुछ नहीं। जरा सुनिए। पाकिस्तान मस्ट बी डेल्ट अ सिवियर एंड एन अनकॉम्प्रोमाइजिंगली हार्श ब्लो, a blow that strikes them hard and which makes them realize once and for all that the policy of trying to bleed India with 1,000 cuts is an option that does not exist for them simply because they will be made to pay 1,000 times more. उरी हमले का करारा जवाब देने की तैयारी में भारत, सूत्रों के हवाले से खबर, सीमा पार आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी। एनएसए अजीत डोवल के साथ सेना और खुफिया एजेंसियों की बैठक में सर्जिकल स्ट्राइक पर चर्चा, जल्द ही पीएम को दिया जाएगा प्रेजेंटेशन। जी मीडिया का एसएमएस पोल यही बताता है कि देश अब सरकार से कुछ एक्शन चाहता है, चेतावनियों से हटकर कुछ ठोस कार्रवाई चाहता है पाकिस्तान पर। सब गैर जिम्मेदारी और गैर संजीदा रिपोर्टिंग और एनालिसिस जो है बड़े छोटे लफ्ज हैं इस किस्म की जब आप बात करते हैं, और ऐसा लगता है कि इंडियन मीडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी किस्म की जंग हो जाए या कोई एक्शन हो जाए वहां से, जबकि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। पाकिस्तान पे इल्जाम हमेशा की तरह डाल दिया जाता है और बाद में बहुत सारे ऐसे हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं कि बाद में पता चलता है या तो इनसाइड जॉब इंडिया की अपनी तरफ से थी, अपनी उनके लोग इसमें मुलविस थे और पाकिस्तान का नाम जो है खुद इंडियन एजेंसीज भी क्लियर करती गई हैं। इसी किस्म का रवैया जो है वो प्रिंट मीडिया की जानिब से भी है। कहीं पे बात की जा रही है कि कोवर्ट ऑपरेशन होगा, कहीं पे बात की जा रही है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया जाए, कहीं पे बात हो रही है कि तमाम ऑप्शंस को अपनाया जा सकता है। ये गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा इस वक्त इंडिया कर रहा है और जैसे मैंने कहा कि दोनों ममालिक न्यूक्लियर स्टेट है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से काम लेने की जरूरत है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट शाहिद लतीफ साहब मौजूद हैं और हमें प्रोग्राम में शीतल राजपूत भी ज्वाइन करेंगे, इंडियन सहाफी हैं। शाहिद लतीफ साहब, ये क्या हो रहा है? हर दफा एक अटैक होता है अगर इंडिया में दहशतगर्दी का, तो अभी अटैक खत्म नहीं होता, पाकिस्तान पे नाम डाल दिया जाता है, वुज़रा आके बात करते हैं और फिर मीडिया का जो रवैया है वो तो आप देख ही रहे हैं। देखें, ये एक सोची समझी मंसूबाबंदी और साजिश है। जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशंस उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं
वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक ख़िताब करने जा रहे हैं और हिंदुस्तान को बखूबी इल्म है इस बात का कि वो अपने ख़िताब में इस वक्त जो कश्मीर में हो रहा है, जिस जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा इंडिया कर रहा है, उस पर बात ज़रूर होगी। तो लिहाजा उससे पहले ही एक सोची समझी साजिश के तहत फिर से पाकिस्तान को उसके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है, जो कि इंडिया साल हर साल से कर रहा है, ताकि दुनिया के सामने पाकिस्तान का वो नक्शा खींचा जाए कि पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी में मुलव्वस है। तो अब हमें देखना ये है कि ये जो बात है, चूँकि ये नई नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को बाकायदा इसकी एक छोटी सी तारीख़ अक़वाम मुत्तहिदा में अपने ख़िताब के दौरान ये पेश करनी चाहिए। समझौता एक्सप्रेस का मसला जो था वो कैसे एक फॉल्स फ्लैग था और वो किसने किया, वो खुद इंडिया ने किया। हमें मालूम है कि ये जो पठानकोट का मामला हुआ, ये इसके बारे में उनके NIA ने खुद कह दिया, वो जो उनके इंटेलिजेंस एडवाइज़र हैं, कि पाकिस्तान के बारे में कोई सबूत नहीं मिला, शरद कुमार जबकि प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दिया गया था। जी बिल्कुल, प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दिया गया था और उसके बाद जो उनकी इंक्वायरी हुई उसमें पाकिस्तान के बारे में कोई शवाहिद नहीं मिले। इससे बढ़कर उनके एक एक्स आर्मी चीफ VK सिंह हैं, अगर आप उनकी किताब पढ़ें तो उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा कि उनके ज़ुम्मे लगाया गया था हुकूमत की तरफ से कि वहाँ ऐसे यूनिट्स बनाए जाएं जो हिंदुस्तान में तखरीबकारी करवाएं, हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करवाएं, ताकि पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जाए। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये उनका जो इंटरनल हैंड है, अंदरूनी जो वो साजिश और अंदरूनी हाथ इस्तेमाल होता है। शाहिद लतीफ़ साहब, दोनों ममालिक के लिए हमने देखा पठानकोट पे भी पाकिस्तान ने पूरी उनसे जो है कहा कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अब दोनों ममालिक जो है वो न्यूक्लियर स्टेट हैं, वहां से एक्स इंडियन आर्मी चीफ का बयान आता है कि हम सुसाइड बॉम्बर्स तैयार करेंगे। बलूचिस्तान के हवाले से जो है बयानात हमारे सामने हैं, चाहे वो डोवल साहब के हों या खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हों, वो तो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हम मदाखलत करते हैं और हम करेंगे। मतलब स्टेट टेररिज्म की, स्टेट इन्वॉल्वमेंट की इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है? वो तो खुद कहते हैं ये बातें। देखिए, स्टेट टेररिज्म तो 1971 में इनके प्राइम मिनिस्टर ने बांग्लादेश में खड़े होकर खुद माना ना। उन्होंने कहा कि हमने मुक्ति बाहिनी बनाई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तोड़ने में हमने अपना किरदार अदा किया। तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि दुनिया के सामने इस तरह के केसेस लाएं, बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जवाब मांगना चाहिए कि जो स्टेट और जिसका वज़ीर आज़म, जो आज वज़ीर आज़म है, वो खुद कहता है कि हाँ हमने रियासती दहशतगर्दी की बुनियाद रखी ईस्ट पाकिस्तान में, मशरक़ी पाकिस्तान में, तो क्या उसको एक दहशतगर्द रियासत करार नहीं दिया जाना चाहिए? ये वो सवाल आते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी हुकूमत को दुनिया के सामने रखने चाहिए। बल्कि इसके बावजूद ना कि हम उनके बारे में ये बातचीत करें, तो सारी बातें हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा के जरिए करके दुनिया से मनवा रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। आपने जैसे कहा कि अजीत डोवल हैं, वो बलूचिस्तान के बारे में वार्निंग दे चुके हैं कि अगर मुंबई जैसा वाकया हुआ तो पाकिस्तान को बलूचिस्तान से हाथ धोने पड़ेंगे। फिर अभी 15 अगस्त को उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में खुल्लम खुल्ला ये बातचीत की और जिसके अंदर उन्होंने फिर से बलूचिस्तान का जिक्र किया, गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र किया और यूं पाकिस्तान के बारे में उनके दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के जैसे मैंने कहा सबूत हमारे सामने आ बातें। दोनों रियासतों की जिम्मेदारी बनती है, हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है और मीडिया की भी बहुत जिम्मेदारी बनती है। तो हमारे साथ शीतल राजपूत मौजूद हैं, सहाफी, इंडियन सहाफी। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल, आपने प्रोग्राम में हमें देखें। इस वक्त टाइम ऐसा है कि मीडिया को जिम्मेदारी का जो है सबूत देना, एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बाय एंड लार्ज, तमाम नहीं लेकिन बहुत बड़ा जो है इंडिया का मीडिया का एक सेक्शन जो है वो ऐसा लगता है कि जंग करवाने पे तुला हुआ है। हमें पता है कि दोनों ममालिक न्यूक्लियर स्टेट हैं, क्यों इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है इंडियन मीडिया पे? क्यों इन्वेस्टिगेशन से पहले इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है? क्या हो रहा है, क्या चाहता है इस वक्त इंडियन मीडिया? शीतल, इन्वेस्टिगेशन से पहले इल्जाम लगाने की बात यहाँ नहीं है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को वहाँ पुख्ता सबूत मिले हैं, पाकिस्तानी मार्किंग वाले हथियार वहाँ से बरामद हुए हैं। जितनी भी चीजें उन आतंकवादियों के पास से बरामद हुई है जिन्हें वहाँ मार गिराया गया है, उनके पास चीजें पाकिस्तानी मार्किंग वाली थी, तो जो सीधे सीधे इस ओर इशारा करते हैं कि ये आतंकवादी जो थे ये पाकिस्तान से आए थे, सीमा पार से आए थे, सीमा के उस पार से आए थे। रही बात मीडिया की, तो मीडिया जो कह रहा है, जो कुछ आप सुन रहे हैं, वो हिंदुस्तान के अवाम की आवाज है। हिंदुस्तान का अवाम कभी नहीं चाहता कि किसी भी मुल्क के साथ जंग हो। हमने कभी भी अपनी तरफ से जंग नहीं छेड़ी है, ये इतिहास है हमारा। लेकिन आज जो आवाज पूरे देश में उठ रही है क्योंकि वो गुस्सा है। नहीं तो क्या अवाम क्या चाहती है इस वक्त? के ये दोनों न्यूक्लियर स्टेट जो है वो आपस में लड़ पड़े? शीतल, ये चाहती है अवाम? और अगर अवाम ये चाहती है तो मीडिया का काम है कि वो जलती पे तेल छिड़के। हमारे 17 फौजी
बिला वजह वहां मारे गए, उसका गुस्सा है पूरे देश में। ये देश की ये बलूचिस्तान में जो हर दूसरे दिन अटैक होता है और आपके प्राइम मिनिस्टर खुद आके कहते हैं कि हम मदाखलत करेंगे, डोवल कहते हैं हम मदाखलत करेंगे, तो फिर वो क्या है? अगर वहां पे आप ये करिए 17 फौजी, तो यहाँ तो दर्जनों की लोगों की यहाँ पे ये कलभूषण देव तो हमारे पास मौजूद है। आपके बलोच पॉलिटिशियंस खुद जो है वो इंडिया से असाइलम मांग रहे हैं और आप इंडिया को कह रहे हैं। तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना उनको, आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें मालूम है वो कौन है। रहनुमा जिसकी कोई हैसियत नहीं है उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़ाई लड़ रहे हैं जो बलोचिस्तान के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके खुद के पाकिस्तानी लोग। कोई बलूचिस्तान के हक की लड़ाई नहीं कर रहा। जिसकी आप बात कर रही है उस शख्स की कोई अहमियत नहीं है पाकिस्तान का। एक वहां पे सूबाई असेंबली की सीट नहीं जीत सकता। आम आदमी है। आप एक ऐसे शख्स की हिमायत कर रहे हैं जिसकी यहाँ पे कोई हैसियत नहीं है। वो उस शख्स के खानदान के हैं जो पहले बलूचिस्तान के सरवा रह चुके हैं। आपकी मालूमात थोड़ी सी कम है ना। वो एक बड़ी फैमिली है और उनकी फैमिली के जो रीजनेबल लोग हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा है। आपने किसी एक ऐसे शख्स के ऊपर हाथ रखा है जिसकी कोई हैसियत नहीं है इस वक्त बलूचिस्तान में, जिस बलूचिस्तान की आवाम जिसको देखना नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती। क्या आप ये कहना चाह रहे कि नवाब भुट्टी जो थे वो अनरीजनेबल इंसान थे? नवाब भुट्टी से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। उनकी फैमिली यहाँ पाकिस्तान में बैठी हुई है। जो उनके फैमिली मेंबर है ये भुट्टी जो मांग रहे हैं वो बुनी के परिवार के, उन्हीं के खानदान के हैं। अच्छा, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शीतल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने। अब ये बताइएगा शाहिद लतीफ साहब कि नवाज शरीफ साहब को डबल जोर देना पड़ेगा अपनी स्पीच पे और पहले कश्मीर का इशू उठाना है, लेकिन अब ये रिकॉर्ड भी दुरुस्त करना है कि बार बार गलत इल्जाम लगाया जाता है। मैं समझता हूं जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अपना ज़्यादातर वक्त इस मरतबा जो असेंबली का सेशन है, जनरल असेंबली का, उसमें कश्मीर पे देना चाहिए। और हिंदुस्तान की ये जो तारीख़ है ये बाकायदा सारी दुनिया के सामने उन्हें रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान जो है 70 साल से कर क्या रहा है। ये जिसको कहा जाता है कि इनका बाहमी मामला है, बड़ी ताकतों पर जोर दिया जाए कि क्या अक़वामे मुत्तहिदा की जो करारदाद है बैनुल अक़वामी बरादरी का हक नहीं बनता, उनका क्या फ़र्ज़ नहीं है कि उस पर अमल दरामद कराया जाए? मैं समझता हूँ उनके ज़मीर को झंझोड़ने की ज़रूरत है और इससे बढ़ के मौका और कोई नहीं हो सकता सिवाय इसके कि आप वहाँ खड़े होकर एक दो फ़िक्रे बोल दें और कहें कि हाँ जी हम इज़हार यकजहती का इजहार करते हैं वहाँ पे। ये काफ़ी नहीं है। वहाँ बाकायदा जो असल चेहरा है हिंदुस्तान का और बताया जाए कि आज जब ये फिर से सेशन शुरू होने लगा है तो हिंदुस्तान में फिर वही तमाशा खड़ा कर दिया गया फॉल्स फ्लैग का, जैसे पठानकोट का मसला, जैसे समझौता एक्सप्रेस का मसला। ये नुक्ते उठाए जाने चाहिए। इसमें हरगिज हमें शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी चाहिए कि वो एक ऐसा फोरम है जहां इस तरह की बातें नहीं की जाती, हर तरह की बात की जाती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भुट्टो साहब की स्पीच आपको याद है कि उन्होंने वहां रोस्टम तोड़ने के करीब आ गए थे। वो जब बातें करनी है तो फिर आप बातें करें। ये असलियत है, ये बातें खुल के करें। और ये बड़ा अहम नुकता है शाहिद साहब के सिर्फ कश्मीर के हवाले से बात नहीं होनी चाहिए। उन तमाम झूठे प्रोपेगेंडा, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस का हो, पठानकोट का हो, जिसमें खुद उनके एनआईए कह चुकी है कि पाकिस्तान इसमें मुलविस नहीं था। पता नहीं शीतल साहिबा कह रही है कि एविडेंस मिल गया, लेकिन एविडेंस वो कहते थे कि समझौता एक्सप्रेस के वक्त भी मिला था और बाद में क्या हुआ वो हमें सब मालूम है। बहुत बहुत पठानकोट में कौन सा एविडेंस प्रोग्राम में जी कोई नहीं आया। एनआईए ने खुद कह दिया है, उनके अपने इदारे ने कह दिया कि पाकिस्तान की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं नजर आई, लेकिन उसकी माजरत करना मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के वुज़रा भी भूल गए, उनका मीडिया भी भूल गया। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इस प्रोग्राम का फीडबैक नाज़रीन आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।